दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी पहेली के बारे में है जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पहेली को सुलझाकर गांव को बचा सके। मगर आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राजस्थान के उदयपुर के एक गांव में रहने वाले सभी गांव वालों ने एक दिन पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गांव के सभी नौजवानों को गांव से बाहर भेज दिया जाए। सरपंच ने भी सूचना दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किले में प्रेत आत्मा का वास है। वो गांव में रात के समय घूमती है और जिस घर में कोई भी जवान लड़का होता है वो उसे वश में करके किले में ले जाती है। फिर उसका कुछ भी पता नहीं लगता। इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ के नौजवानों को किसी शहर में भेज दिया जाए। जब इस प्रेत आत्मा की पहेली सुलझ जाएगी तो हम इन्हें वापस बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग मोहन राम जी खड़े हुए और बोले, क्या कह रहे हो सरपंच? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पहेली के बारे में, आज तक तो उसे कोई भी हल नहीं कर पाया। ये सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन इन बच्चों की रक्षा भी तो करनी होगी, कैसे बचाएंगे इन्हें उस प्रेत आत्मा के कहर से? तभी संजय, जिसकी उम्र 25 साल थे, वो बोला, सरपंच जी, वो पहेली तो बताइए और हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। और उसको सुलझाकर क्या प्रेत आत्मा किसी को परेशान नहीं करेगी? सरपंच ने कहा, बेटा, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करोगे? ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग अपने बच्चे को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्यादातर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। सरपंच ने सबको समय दिया सोचने के लिए। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें तो पता होगा उस पहेली के बारे में, मुझे बताओ ना। संजय की माँ पुष्पा ने कहा, बेटा, उस बात को भूल जा। इसी चक्कर में तेरे पिता की जान चली गई और ना जाने गांव के कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। संजय ये सुनकर घबरा गया। क्या पिताजी की मौत उस प्रेत आत्मा की वजह से हुई थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं उससे अपने बाप का मौत का बदला लेकर रहूंगा। तो पुष्पा ने कहा, बेटा, हम सब बड़े लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुझे मेरी कसम, मुझसे कुछ मत पूछ। संजय कसम देने से चुप हो गया, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान उठ रहा था कि उसके पिता की मौत का बदला वो कैसे ले। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी बात बता दी। उसका दोस्त नीरज बोला, भाई, मेरे चाचा भी ऐसे ही मारे गए थे, हमें पता लगाना होगा। ये सुनकर संजय ने कहा, भाई, गांव में तो कोई कुछ भी नहीं बताएगा, हमें गांव के बाहर जाकर किसी से पता करना चाहिए। आखिर बाहर के लोगों को भी तो इस बारे में पता होगा ही। अगले दिन का समय तय करके सभी दोस्त गांव के बाहर जाकर दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की। तभी उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई के घर पहुंचकर संजय और नीरज ने उनसे पूछा। बुढ़िया माई की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा, उस गांव की ही नहीं, कई गांवों के लोग मारे जा चुके हैं उस पहेली के चक्कर में।
तो इस पर संजय बोला, माँ जी, मेरे पिता भी जा चुके हैं, आप बस ये बताओ कि वो पहेली है क्या। तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तुम वहां कभी मत जाना, इसी शर्त पर मैं तुम्हें बताऊंगी। संजय और नीरज मान जाते हैं तो वो बुढ़िया माई कहती है, उस किले में एक राजा राज करता था, हम सब उसकी प्रजा थे। राजा रानी बहुत भले थे, सबका कल्याण करते थे। कुछ सालों बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था, उसका नाम था कोमलमती। जब वो पैदा हुई उस दिन चंद्र ग्रहण था। नकारात्मक शक्तियां ऐसे में बहुत ताकतवर होती हैं। उसमें से एक नकारात्मक शक्ति ने उस कन्या पर अपना कब्जा कर लिया। वो जब छोटी थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसका स्वभाव बदलने लगा। वो तंत्र मंत्र करने लगी। जब उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए भेजना चाहा तो वो बहुत गुस्सा हो गई। कहते हैं रात को उसने अपने माता पिता दोनों को मार डाला और महारानी बनकर राज करने लगी। वो गरीबों पर बहुत जुल्म करते थे। सभी उसके राज्य में परेशान रहते थे। एक दिन वो तंत्र मंत्र कर रहे थे, तब उसने मंत्रों की शक्ति से राजा का सारा खजाना महल में ही एक गुप्त जगह पर छिपाकर उस जगह को ताले में बंद कर दिया। सेनापति राघव, जो कि उससे बहुत प्यार करता था, उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर कोमलमती बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और सैनिकों को उसे कैद कर जेल में डालने के लिए कहा। लेकिन सैनिक सेनापति को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने रानी की बात नहीं मानी। इस पर सेनापति ने राज्य के लालच में उसे मार डाला। लेकिन वो जब राजा बना तो खजाने में एक भी पैसा नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी खजाना कभी नहीं मिला। राज्य में भुखमरी फैल गई। इधर रानी की आत्मा पूरे महल में घूम रहे थे। एक दिन सेनापति अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। तब से वहां कोई राजा नहीं बन पाया और हम लोग अपने अपने छोटे छोटे गांवों में बट गए। आज भी वो प्रेतात्मा उस खजाने को किसी को ले जाने नहीं देती। इसी लालच में कई लोग वहां गए और उस प्रेत आत्मा के हाथ अपनी जान गंवा बैठे। ये सब सुनकर संजय बोला, लेकिन मैंने तो सुना कि गांव में आकर वो जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। तो बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। आगे बुढ़िया माई ने बताया, जब गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया तब वो खुद अपना शिकार ढूंढने गांव में आने लगी और खजाने का लालच देकर गांव के नौजवानों को, जिन्हें इस कहानी का पता नहीं था, उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसी बीच नीरज ने कहा, लेकिन माँ जी, ऐसे में उस खजाने का पता कैसे लगे और उस प्रेत आत्मा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो बुढ़िया माई ने कहा, उन मंत्रों से बंधे खजाने को ढूंढने के लिए उस प्रेत आत्मा को मुक्ति जरूरी है, तभी वो मंत्रों से मुक्त हो पाएगा। लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसे उस खजाने का लालच ना हो। वो सारा धन जनता की भलाई के कामों में लगा दे। बुढ़िया माई से सारी बात सुनकर दोनों वापस आ गए। अगले दिन दोनों ने किले में जाने का फैसला किया। बिना किसी को बताए दोनों किले में पहुंच गए। संजय के पास गंगा जल था और नीरज के पास एक मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ कलावा था। सबसे पहले उन्होंने वो कलावा किले के दरवाजे पर बांध दिया, जिससे रानी की प्रेत आत्मा बाहर ना आ सके।
उसके बाद संजय हर जगह गंगा जल छिड़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उनके सामने एक काला साया दिखाई देने लगा। संजय ने गंगा जल छिड़कना शुरू किया। तभी प्रेत आत्मा बोली, अपनी जान की खैर चाहता है तो चले जाओ यहां से। तो संजय ने जवाब दिया, हम तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं, इस खजाने को छोड़ और जा, मुक्त हो जा। ये कहकर संजय ने सारा गंगाजल उस काले साए पर ढाल दिया। कुछ ही देर में प्रेतात्मा तड़पने लगी। तभी उसके पीछे खजाने की संदूक दिखाई दी। प्रेतात्मा के मुक्त होते ही खजाने का संदूक खुल गया। दोनों खजाना लेकर गांव में आ गए और सरपंच को सौंप दिया। इस तरह पूरा गांव डर के साए से बाहर आ गया। सरपंच ने खजाना गांव के विकास में लगा दिया। इससे गांव वालों के घरों में खुशहाली आ गई और फिर कभी भी किसी नौजवान को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मारो मारो, ये आवाज उस काली गहरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरी वादी में गूंज रही थी। कोई लाठी लेकर, कोई कुल्हाड़ी लेकर, जिसके हाथ में जो लगा वो उस काली नदी की ओर दौड़ पड़ा। अभी अंधेरा होते ही गांव वालों को किसी ने बताया कि काली नदी पार कर रहे 2 आदमियों पर हमला हुआ है। गांव वाले बेतहाशा भागते हुए नदी के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, खून में लथपथ 2 लाशें किनारे पर पड़ी हैं। देखने पर पता लगा कि दोनों की मौत पानी में डूबने के बाद किसी ने इन लाशों को काटा है। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के मुखिया ठाकुर जगन्नाथ जी आए और बोले, जब हमने फैसला किया था कि रात के समय कोई नदी के रास्ते नहीं जाएगा तो ये सब हुआ कैसे? चौकीदार कहां मर गया? तभी पीछे खड़ा चौकीदार कांपता हुआ आगे आया। मालिक, मैंने तो इन्हें बहुत मना किया था, लेकिन ये शहर से आए पढ़े लिखे नौजवान थे। इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। हार कर मैं गांव वालों को बुलाने चला गया। आया तो ये सब देखा। आपको यकीन ना हो तो गांव वालों से पूछ लो। जमींदार जगन्नाथ जी बोले, तुझे इसलिए तो नौकरी पर रखा है कि किसी को नदी में ना उतरने दे। हमें पता है कि काली नदी का भूत किसी को परेशान नहीं करता जब तक कि कोई नदी में नहीं जाता। अगर वो नदी में उतरा तो वो उसे मार डालता है। ऐसे में इस चौकीदार का क्या फायदा? अब पुलिस आएगी 10 सवाल करेगी। उसी समय पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचकर लाशें ले गई और अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफी जगहों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ ही दिनों में गांव वाले सामान्य हो गए। उसी गांव में एक 25 साल का नौजवान जिसका नाम नीरज था, वो एक दिन अपने दोस्त दीपक के साथ नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। तो नीरज बोला, यार ये भूत का क्या चक्कर है? इस भूत के चक्कर में हम कभी नदी में नहीं जा पाते। नदी के उस पार देखो कितने सुंदर नज़ारे हैं। उस पार एक मंदिर भी है। अगर किसी तरह इस भूत से छुटकारा मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। ये सुनकर दीपक बोला, भाई यही तो समस्या है। इस नदी को जो भी पार करता है वो इस नदी में ही मारा जाता है। नीरज उस पार जाना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, क्यों ना हम पता लगाएं कि आखिर ये भूत सबको मार क्यों रहा है। ये सुनकर दीपक बोला,
इसका जवाब तो गांव के कोई बुजुर्ग ही दे सकते हैं। गांव में सबसे ज़्यादा उम्र के तो सिर्फ पुष्पा के दादाजी हैं। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं। उनकी बात सुनकर दादाजी संभल कर बैठ जाते हैं और वो अपनी पोती पुष्पा से कहते हैं, बेटी तू बाहर जाकर खेल, मुझे इन दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसके जाने के बाद दादाजी ने कहना शुरू किया, बात यह है कि वो बच्ची है, डर जाएगी। तुम जो पूछ रहे हो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन नदी में जाने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी नदी में गया वो कभी वापस ही नहीं आया। तो नीरज बोला, बाबा आप बताओ तो सही, बाकी हम पर छोड़ दो। दादाजी ने कहना शुरू किया, ये सब गांव वालों के ही कर्मों का फल है। इस गांव में मुकुंद नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। दिन भर खेत में मजदूरी करता। उसका अपना खेत नहीं था, वो तो उस समय के जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। वो पूजा पाठ करने वाला आदमी था। रात को वो जब अपने घर पहुंचता तो उसकी पत्नी पूजा की थाली लेकर तैयार रहती थी। पूजा की थाली लेकर वो रात को नदी के किनारे बंधी नाव से दूसरे किनारे के मंदिर में जाता था। उस मंदिर में कोई नहीं जाता था, सिर्फ मुकुंद ही जाता था। मंदिर की साफ सफाई करता, उसे फूलों से सजाता, भगवान की पूजा करता, उन्हें भोग लगाता और वापस आ जाता था। एक बार नदी में भयानक बाढ़ आ रहे थे, लेकिन मुकुंद नहीं माना, वो चला गया। वो जब पूजा करके वापस लौट कर आया तो नाव नदी के तेज बहाव में बहने लगी। मुकुंद ने नाव से कूदकर अपनी जान बचाई। वो किसी तरह तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा। उसकी पूजा की थाली का सिंदूर उसके पूरे चेहरे पर बिखर गया था। वो इस अवस्था में घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिले। उन्होंने मुकुंद को पकड़ लिया। वो चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। उसकी शक्ल कोई पहचान ना सके और इतने शोर में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। मारने के बाद उसकी लाश को नदी में बहा दिया गया। बस तभी से वो गुस्से में है। उसका भूत इसी नदी में रहता है और जो भी नदी पार करने की कोशिश करता है वो उसे मार डालता है। नीरज और दीपक दोनों उस भूत की आत्मा की शांति के लिए गांव के पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी मना कर देते हैं। फिर वो दोनों जमींदार जगन्नाथ जी की हवेली पर पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ जी उनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। जमींदार जगन्नाथ नीरज और दीपक को साथ लेकर दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। वहां से कुछ दूर बॉर्डर था। वहीं पास ही में फौजी कैंप थे, जहां फौजियों ने नदी पर पुल बना रखा था। जगन्नाथ जी और गांव वालों ने फौज के कैप्टन से बात की। कैप्टन से परमिशन लेकर वो सब उस पुल के दूसरे किनारे पर बने उस मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां मुकुंद पूजा करने जाया करता था। अगले दिन उसको मुक्ति दिलाने के लिए पूजा रखी जाती है। बाकी गांव वाले इस किनारे पर खड़े होकर मंदिर में होने वाली पूजा को देख रहे थे। पूजा जब खत्म होने वाली थी तो चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। तो पंडित जी कहते हैं, मुकुंद, गांव वाले अपनी गलती मान रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। और ये दोनों बच्चे तुम्हारा पिंड दान करने आए हैं। अब तुम मुक्ति की ओर जाओ और भटकना छोड़कर भगवान के धाम चले जाओ। पंडित जी ने पूजा समाप्त करके नीरज और दीपक से पिंड दान करवाया।
उसके बाद धीरे धीरे वो आवाज़ें आनी बंद हो गई, जैसे कोई उनसे दूर जा रहा हो। उसके बाद जमींदार के साथ पंडित जी, नीरज, दीपक और गांव वाले एक नाव में बैठकर अपने गांव आ गए। दो नौजवानों की हिम्मत से गांव वालों को काली नदी के भूत से छुटकारा मिल गया। उसके बाद गांव वाले रोज सुबह सवेरे उस मंदिर में पूजा करने जाने लगे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर उस नदी पर एक कच्चा सा पुल बना दिया, जिससे लोग उस मंदिर में जा सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। और डॉक्टर साहब, नए ट्रॉमा सेंटर में जॉब कैसी चल रही है? फोन की दूसरी तरफ से दोस्त अंकुश ने जब डॉक्टर आदित्य से पूछा, तो डॉक्टर आदित्य की आवाज़ में एक अलग ही बेचैनी थी। पता नहीं यार, ट्रॉमा सेंटर तो है, लेकिन यहाँ पर जो डेथ रेट है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। ट्रॉमा सेंटर है तो एक्सीडेंटल केस तो आएंगे, डेथ रेट तो ज़्यादा होगा ही, फिर उनसे क्या डरना। हाँ, वो बात नहीं है, लेकिन अमूमन इतनी डेथ काउंट होते नहीं हैं यहाँ पर जितने यहाँ पर हैं। समझ रहा है बात को? चल कोई बात नहीं, अगर काम समझ ना आए तो कुछ वक्त करके छोड़ देना। अंकुश की आवाज़ में सहानुभूति थी। फोन रखने के बाद डॉक्टर आदित्य सोच में पड़ गया था। वो अपने दोस्त अंकुश को कैसे बताए कि डेथ रेट से तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अफवाहें फैली हुई हैं वो उन्हें ज़्यादा परेशान कर रहे थे। कल ही जब वो सर्जरी के बाद मरीज को मृत घोषित करता हुआ बाहर निकलने लगा, तो उसने देखा उसका ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट दिवाकर। असिस्टेंट उस लाश के गले में एक लाल माला पहना रहा था। जब उसने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा, साहब, यहाँ पर लाशें भूत बनकर फिरती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बौखला गया था आदित्य। हाँ सर, ये सही बात है। जब तक इन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता, ये लाशें भूत बनी यहीं पर घूमती फिरती रहती हैं। जिंदा लोगों और लाशों में अंतर करने के लिए हमें लाश को लाल माला पहनाना पड़ता है। डिस्गस्टिंग, कैसी बकवास बात है। कहता हुआ हड़बड़ाता हुआ आदित्य ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया था, लेकिन दिवाकर की बात उसे देर तक परेशान करती रहे थे। रात बड़ी मुश्किल से नींद आई और अगले दिन जब अस्पताल पहुंचा और तीसरे फ्लोर पर बने हुए ऑपरेशन थिएटर पर पहुंचने के लिए जैसे ही लिफ्ट की ओर बढ़ा, तो पीछे से एक आदमी तेजी से हाथ बढ़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी। उसके गले में लाल माला देखते ही आदित्य घबरा गया था और उसने लिफ्ट में आते ही तेजी से लिफ्ट को अंदर से बंद कर लिया था। अब आदित्य बुरी तरह से हाँफ रहा था, जिसे देखकर लिफ्ट में पहले से ही खड़ा एक व्यक्ति जो शॉल ओढ़े हुए था, उसको इतना परेशान देखकर उसने कहा, सर क्या हुआ? तब आदित्य ने उसे सब कुछ बताया। उसे दिवाकर का पूरा किस्सा बताया कि वो आदमी कैसे लाल माला पहने हुए था। ये सुनते ही उस आदमी ने अपना शॉल हटाकर कहा, सर ऐसी लाल माला की तो बात नहीं कर रहे हैं आप। अब उस लाल माला पहने व्यक्ति की आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई थी और इधर आदित्य की आंखें फैल गई थी। थर्ड फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर अब आदित्य भी लाल माला पहने हुए स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राजेश एक युवा लेखक था
जो अपने नए उपन्यास के लिए एकांत की तलाश में था। उसने शहर से दूर एक पुराना और सुनसान घर किराए पर लिया। वो घर बहुत ही पुराना था और कई सालों से वहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन राजेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस शांति चाहिए थी। पहली रात जब राजेश अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था तो उसे दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया और सो गया, लेकिन रात के बीच में वो फिर से जागा। इस बार आवाज और भी साफ थी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो और उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। राजेश, राजेश। आवाज धीमी और भयानक थी। राजेश ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना मात्र है। उसने खुद को समझाया कि यह पुराना घर है, यहाँ अजीब आवाजें आना सामान्य बात है। लेकिन अगली रात वही आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और भी नजदीक से। राजेश, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आवाज अब उसके कानों के पास से आ रही थी। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घर के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर भी उसे लगने लगा कि वो घर कुछ छिपा रहा है। अगली सुबह राजेश ने घर के पुराने हिस्सों की जांच करने का सोचा। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। बेसमेंट में धूल और मकड़ियों का जाल था। एक कोने में उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर दिखा जो धूल से ढका हुआ था। उत्सुकता में आकर उसने उसे साफ किया और चलाने की कोशिश की। रिकॉर्डर ने थोड़ा शोर किया और फिर अचानक बंद हो गया। लेकिन अचानक से उस रिकॉर्डर से वही आवाज आने लगी जो रात को सुनाई दे रहे थे। राजेश, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई रास्ता नहीं। राजेश घबरा कर पीछे हट गया। तभी उसकी नजर रिकॉर्डर के नीचे रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में पिछले किराएदार की कहानी लिखी हुई थी। जो भी उस घर में रहने आया वो उन आवाज़ों से परेशान हो गया था और आखिरकार वो गायब हो गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी ये पढ़ रहा है वो अब सुरक्षित नहीं है। ये आवाज़ें किसी और की नहीं बल्कि उसी की होती है जो इसे सुनता है। ये आवाज़ें उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाती हैं। राजेश ने डायरी फेंक दी और बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार उसकी अपनी ही आवाज़ में। राजेश, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। राजेश ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज़ और तेज हो गई। अब उसे अपने अंदर से कई आवाज़ें सुनाई दे रहे थे, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अगले दिन जब मकान मालिक आया तो उसने राजेश को बेसमेंट में बेहोश पाया। राजेश की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की कोई झलक नहीं थी। वो बस बड़बड़ा रहा था, मैं आवाज़ हूँ, अब मैं ही आवाज़ हूँ। कहते हैं उस दिन के बाद से राजेश की वही आवाज़ उस घर में गूंजती रहती है। जो भी नया किराएदार आता है वो वही आवाज़ें सुनता है और फिर एक दिन वो भी उन आवाज़ों का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।